तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे रोज़ मैं वीडियोस डालती हूँ पेपर 1 पेपर 2 की मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेटेड। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में यूजीसी नेट निकाल रखा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ के जाने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज़ उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले मैं आपके साथ वहाँ पर क्विक नोट्स भी शेयर करूँगी, जिनको आप लास्ट के 10 दिन में पढ़कर सारा के सारा सिलेबस 3-4 घंटे 5 घंटे देकर रिवाइज कर सकते हैं। मेरे पास हैंड रिटन सारे के सारे थ्योरीज़ के ऑथर्स की लिस्ट भी बनी हुई है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो अब आप ही के काम आएगी फ्रेंड्स, मैंने तो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको चैनल पर जाकर देख लीजिए। हम क्लासिकल साइंटिफिक थ्योरी उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव और फिर वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया है तो उसको आप देख लीजिए। आज हम करेंगे फ्रेंड्स क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो हमें दी थी हेनरी फेयोल ने। और हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं फ्रेंड्स? यस, FW टेलर को। क्लासिकल में हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। क्लासिकल थ्योरीज में हमारे पास 3 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिनको हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। पहला हमारे पास है साइंटिफिक, दूसरा हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा हमारे पास है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक हमें दिया था FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इसलिए हम इसको टेलरिज्म भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हमें दिया था हेनरी फेयोल, जो हम आज कवर करेंगे। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि इनके दिए हुए प्रिंसिपल्स आज के सिनेरियो में भी एप्लीकेबल हैं। इसलिए इन्होंने एक ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे जो मॉडर्न मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक, जो कि हमें दिया था मैक्स वेबर ने, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाला मैनेजमेंट था। टेलर वाला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज हम करेंगे क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल का जो कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड था। व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ रन करना बहुत मुश्किल है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती हैं, और हर डिपार्टमेंट अपने स्पेशलाइजेशन एरिया पे काम करता है, तो हमारी जो आउटपुट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना कहलाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। ही बिलीव्ड दैट मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हम ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करके ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट करते हैं। एंड द ह्यूमन एंड बिहेवियरल फैक्टर्स इन द मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने किस किस चीज़ पे एम्फेसिस किया? ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करोगे, और ह्यूमन और बिहेवियरल फैक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयोल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फेयोल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स, आप अच्छे से ध्यान रखना। इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? फर्स्ट, इन्होंने हमें डिवीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्या किया? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? टेक्निकल,
कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, मैनेजरियल एंड सिक्योरिटी। टेक्निकल जो टैक्स से रिलेटेड है, कमर्शियल जो कॉमर्शियल बिजनेस पर्पसेस को देखता है, फाइनेंशियल जो मॉनेटरी टर्म्स को देखता है, अकाउंटिंग हमारा सारा रिकॉर्ड करता है, मैनेजरियल मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 101% क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में एग्जाम में आता है। आप कैसे याद करोगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ फेयोल ने दी थी? देखो इसका एक निमोनिक बना लो, FAST, फास्ट CM। ठीक है, इससे आपको क्या याद रखना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का डिवीज़न कितने पार्ट्स में किया था? 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फास्ट CM फास्ट होंगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से काम करेंगी, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, देन उन्होंने क्या दिया नेक्स्ट, क्वालिटीज़ बताई थी कुछ उन्होंने इफ़ेक्टिव मैनेजर की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग वो क्या थी, फिजिकली बॉडी फिजिक उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, मेंटल माइंड उसका साउंड होना चाहिए, मॉरल एथिक्स पे काम करने वाला होना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, टेक्निकल उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसके पास काम का कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, देन इन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस दिए, कौन सा फंक्शन नहीं था हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग। तो आप ये ध्यान रखना, POC3। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आप ऐसे ध्यान रख लो, प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कमांड करेगा मैनेजर, कोऑर्डिनेट करेगा फिर वर्कर्स के साथ, एंड देन लास्ट में कंट्रोलिंग, POC3। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस उन्होंने हमें दिए थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और आज तक भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने हमें? दिए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है आपको, ये प्रिंसिपल्स आपको रटने हैं नहीं, रटने नहीं है। आपसे पूछेंगे कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया था, कौन सा प्रिंसिपल दिया था, तो आप अच्छे से ना इनको समझ लो। देखो सबसे पहले उन्होंने, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि हेनरी फेयोल ने डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस किया था, राइट। उन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ अगर आप चलाओगे तो नहीं चल पाएगा, इसको क्या करो, अलग अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इनमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला इनका प्रिंसिपल क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस किया। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होगा, जब हम काम को डिवाइड कर देंगे, हर बंदे को उसकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम दे दो और उसकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है उस डिपार्टमेंट में उसको डाल दो। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो, काम को डिवाइड करोगे तो अथॉरिटी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट में एक स्लाइड में मैं आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस बता दूंगी। मैं आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों को एक साथ लेके एक 5 मिनट का वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि एक 5 मिनट के वीडियोस हम रोज शुरू कर दें जिसमें हम अलग अलग मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड टर्म कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसमें क्या होगा, वो 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, उसमें कभी हम कोई डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, कभी हम कोई पर्टिकुलर टर्म ले लेंगे, कभी हम 3-4 ऑथर्स कर लेंगे। ठीक है, तो वो 5-5 मिनट की वीडियो से आप जल्दी सीख जाओगे और फटाफट से आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्विक रिकैप हो जाएगा, वो साथ साथ हम शुरू कर सकते हैं। ये तभी होगा फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करेंगे, आप बोलेंगे, तो मैं ये सीरीज शुरू कर दूंगी आज से ही। ठीक है, अब देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। अगर 5 से 6 कमेंट आ जाएंगे वीडियो के नीचे तो हम आज से ही ये शुरू कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ना किसी बंदे को बोल देते हैं कि भाई तुम्हें ये काम कराना है। ठीक है, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी,
लेकिन क्या करते हैं वहीं पे, वो कहते हैं कि आपको किसी भी वर्कर को, किसी भी एम्प्लॉय को, कोई किसी एम्प्लॉय के लिए कोई एक्शन लेना है, किसी को रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट देना है, तो आप अपने बॉस से पूछोगे। अब काम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुमने इसको दे दी कि भाई जैसे मुझे कह दिया कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर के ये 4 बच्चे हैं, इनको ट्यूशन कराओ और इनके 70% आने चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी बच्चे को डांटूं, कोई बच्चा लेट आया तो मैं उसको क्लास में घुसने नहीं दूं, कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको मैं चॉकलेट दूं, ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। इसके लिए मुझे अपने प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। तो क्या फ्रेंड्स आपको लगता है कि मैं उतना अच्छा कर पाऊंगी? अगर इसके अपोजिट, इसके विपरीत ये 4 बच्चे मुझे हैंड ओवर कर दें कि भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ये 4 बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें जैसे मर्जी इनको ट्रीट करना है और हमें तो बस क्या चाहिए, इन बच्चों के मार्कशीट में 70% चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी के साथ साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई कि आप जानो, आपका काम जाने, आपको जैसे ट्रीट करना है वैसे ट्रीट करो इन बच्चों को, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो बस 70% चाहिए। तो मैं ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कम टाइम में इन बच्चों के मार्क्स 70% तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे बार बार किसी से पूछना पड़े कि भाई मैं इसको डांट दूँ, ये बच्चा लेट आया है, आज मैं क्या करूँ, ये बच्चे ने अच्छा किया है, मैं इसका क्या करूँ, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होता रहेगा बार बार। मैं इस बच्चे को कुछ भी कहने से पहले ये सोचूंगी कि अगर मेरे को किसी ने बोल दिया तो पहले मैं पूछ तो लूँ, कहीं वो मेरे को गुस्सा ना करें, ठीक है। तो आपको अगर कोई काम देना है तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, ठीक है। ये फेयोल ने हमें बताया था। देन आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। डिसिप्लिन की अगर आप कोई भी काम कर रहे हो प्रॉपर फोकस से करो, वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करो, आप प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से उस काम को अंजाम दो। देन आता है यूनिटी ऑफ कमांड और एक आता है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स देखो इसका एक डिफरेंस समझ लो आपकी, व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको कमांड देने वाला एक ही जना है, ठीक है, कमांड आपको एक ही जना देगा। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको ये यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे इस स्लाइड में समझा देती हूँ, इसीलिए मैंने एक ब्लैंक स्लाइड रखी थी कि कोई भी चीज़ अगर हमें समझनी हो तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए, जिससे चैनल ग्रो करे, बच्चों के साथ साथ ग्रो करें। चैनल ग्रो करने का पर्पज़ ये नहीं है, चैनल ग्रो करने का पर्पज़ ये है कि चैनल उन बच्चों के साथ में ग्रो करे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। एक होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो फ्रेंड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मीन्स वन, कमांड मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर लेकिन खुद तो चल के आएगा नहीं हमारे पास, ऑर्डर हमें कौन देता है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा। फ्रेंड्स ध्यान से समझ लेना, यूनिटी मीन्स वन, कमांड मीन्स ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर कैन नॉट मूव अलोन, ठीक है, ऑर्डर कम विद बॉस, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन बॉस, एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे मिलेगी आपको, जब आपके पास कोई प्रॉपर प्लान होगा उसी से आपको डायरेक्शन मिलेगी। यूनिटी मीन्स वन, जैसे अगर आपके पास एक डायरेक्शन है, मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, आपके पास एक गोल है, तो आपके पास एक प्लान है कि हमें इस चैनल को फॉलो करना है, इस पे आने वाली वीडियोस को लेट नहीं देखना है, उसी दिन देखना है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन प्लान, एक प्लान होना चाहिए आपके पास। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन ऑर्डर वन बॉस, वन ऑर्डर वन बॉस, एक बॉस होना चाहिए हर इंसान का, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बंदे को कमांड देने वाले जब 2 लोग हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लैशेस आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन वन प्लान, अब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट, ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, सब ऑर्डिनेशन होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का विद ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट।
अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, बंदे को क्या देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा किस में है। रेमुनरेशन फेयर होना चाहिए, ठीक है, जो बंदा जितना काम कर रहा है उसको उतना रेमुनरेशन मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मीन्स सारी की सारी अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। सेंट्रलाइजेशन एक हम स्लाइड, एक 5 मिनट का वीडियो बना के हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का भी डिफरेंस कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन में सारी अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में हम ये अथॉरिटी डिवाइड कर देते हैं। स्केलर चेन एक प्रॉपर हिरार्की होनी चाहिए, जहाँ पे क्या होता है हम इसको रिपोर्ट करें, ये उसको रिपोर्ट करें, ये उसको रिपोर्ट करें। स्केलर चेन इसको बोलते हैं, एक प्रॉपर हिरार्की होती है। ऑर्डर आपको पता है ये सीक्वेंस। ऑर्डर यहाँ पे वो वाला ऑर्डर नहीं है बॉस वाला, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस होना चाहिए ना, सिस्टमैटिक होना चाहिए। जैसे हम सीक्वेंस में कर रहे हैं ना, पहले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हैं, इसके बाद हम फ्यूल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हैं फ्यूल वाला, इसके बाद हम ब्यूरोक्रेसी करेंगे जो कि हमें मैक्स वेबर ने दिया था, ठीक है। देन आता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वल रेमुनरेशन होना चाहिए, हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स कि भाई अगर आपने आज किसी बंदे को रखा है तो आप उसको काम पे रखो, उसका टेन्योर का स्टेबल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए उसको यही पता नहीं होगा कि भाई आज मैं यहाँ पर हूँ, कल यहाँ पे होऊंगा कि नहीं होगा, तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। देन आता है इनिशिएटिव। हर बंदे को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई ये काम मैं कर दूंगा। स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स क्या होता है कि हारमनी होनी चाहिए। हमने कल भी किया था ना, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हर बंदा एक दूसरे से लड़ता नहीं रहे, आपस में मिलजुल कर हारमनी से वो सारा काम करें, ठीक है। देन आता है गैंग प्लैंक। अब देखो अभी हमने क्या किया था, स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन इज प्रॉपर हिरार्की ऑफ कमांड, ठीक है, कि भाई ये बंदा है ए, ये किसको कमेंट रिपोर्ट करेगा बी को, बी रिपोर्ट करेगा सी को, तो ये क्या है, स्केलर चेन है। ये देखो इस तरीके से ये क्या है, स्केलर चेन बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो ये हमारा कौन सा कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। ऊपर से नीचे हमारे पास ऑर्डर आ रहा है तो ये हमारे पास कौन सा कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। और अगर हम सेम लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये हमारा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज सेम लेवल, ठीक है, एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। अब गैंग प्लैंक क्या होता है, देखो कई बार मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो अब वन को, अब डिसीजन तो लेगा ये जेड है ना, जेड जो यहाँ पे बैठा है ये सीईओ है, यही डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे वन को पता चल गया कि भाई फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, बहुत बड़ा कुछ कांड हो रहा है या कुछ हो गया, मान लो सपोज करो कहीं आग लग गई। अब 1 2 को बोलेगा, 2 3 को बोलेगा, 3 4 को बोलेगा, 4 5 को बोलेगा, 5 जेड को बोलेगा, फिर जेड बोलेगा पानी डालो 5 को, 5 4 को बोलेगा तुम पानी डालो, 4 3 को बोलेगा, 3 2 को, 2 1 को। इतने में तो पूरा के पूरा ऑर्गेनाइजेशन जल के खाक हो जाएगा, है कि नहीं। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। तो गैंग प्लैंक इमरजेंसी की सिचुएशन में फेयोल ने क्या कहा था कि हमें गैंग प्लैंक करना चाहिए जिससे डिले अवॉइड हो जाए, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं दोस्तों जहाँ पे हम डिले नहीं कर सकते, हमें तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि तुरंत आप क्या करो, लेवल जंपिंग। गैंग प्लैंक को क्या बोलते हैं, लेवल जंपिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब वन को अगर कोई चीज़ ऐसी पता चली है जो बहुत इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती हैं तो वन सीधा की सीधा जाके जेड को बोले या ई को बोल दे डायरेक्ट, ये वाले बीच के जो लेवल है इनको क्या करे, जंप कर दे, ठीक है। थर्ड सीधा की सीधा बात कर ले सी से, ठीक है। 4 सीधा की सीधा बात कर सकता है डी से, वो लेवल जंप कर सकते हैं, समझ आ गया। गैंग प्लैंक इज बेसिकली मीन्ड लेवल जंपिंग, जहाँ पे आप हिरार्की को फॉलो नहीं करते हो, आप लेवल जंप कर लेते हो। It is a means for providing lateral communication. Lateral is your horizontal, ठीक है, lateral communication provide करता है। और फेयोल ने इसको क्या बोला था, पैसेरेले। फेयोल ने फ्रेंच टर्म यूज की थी और फ्रेंच में इसको बोला था पैसेरेले। अब अगर कल को एग्जाम में आपसे पूछ लें कि भाई गैंग प्लैंक को फेयोल ने फ्रेंच में क्या कहा था, तो आपको पता होना चाहिए पैसेरेले। फेयोल ने क्या कहा था, पैसेरेले कहा था, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखो, फेयोल का वर्ड है ना, फेयोल एफ से है, तो फेयोल फ्रेंच ज़्यादा पड़ता था, भाई एफ से फ्रेंच है, एफ से फेयोल है, तो फ्रेंच पसंद थी फेयोल को, और एफ 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 एफ, तो बार बार एफ एफ करके ऐसे बन गया है ना, तो फेयोल ने फ्रेंच में गैंग प्लैंक को पैसेरेले बना दिया,
ठीक है, एफ से फ्यूल, एफ से फ्रेंच और बन गया पैसे रेले। ठीक है, आई थिंक याद रहेगा। अब देखो अच्छा पढ़ाया ना। फ्यूल बिलीव्ड ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी, एक चेन ऑफ अथॉरिटी तो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम रन्स होना चाहिए, शुड बी फॉलोड बाय ऑल मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन फ्लो करना चाहिए और वो सब से फॉलो करना चाहिए, मैनेजर भी उसको फॉलो करें और सब ऑर्डिनेट भी उसको फॉलो करें। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर इमरजेंसी हो गई है तो आपको डिले अवॉइड करना है, और डिले अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लेवल को जंप कर देना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, जिसको फेयोल ने फ्रेंच में पैसे रेले बोला था। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। देन हम आते हैं फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या थे? हेनरी फेयोल इज द फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर हु प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देने वाले फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर थे कौन? हेनरी फेयोल। और ये उन्होंने अपनी एक बुक में दिया था। अब ये देखो अगेन है ना इम्पोर्टेंट, बुक में दिया था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रिटन बाय हेनरी फेयोल। ही वांटेड द फॉर्मल एजुकेशन और ऑफ मैनेजमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वो कहते थे मैनेजमेंट की एक फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स में और कॉलेजेस में मिलनी चाहिए। ही प्रोवाइडेड अ लिंक बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। वो कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज में और एक्चुअल स्ट्रेटजीज में एक लिंक होना ज़रूरी है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट था प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, पहले प्लान करो। देन मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट बनाओ। उसके बाद बजट क्रिएट करो कि भाई अप्रॉक्स इतने रुपए इसमें लगने चाहिए। देन उस बजट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हायरिंग करो लोगों की, अच्छे एम्प्लॉयज़ की, और उनको ट्रेन करो जिससे वेस्टेज कम हो। ट्रेन करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहो। मॉनिटर कर रहे हो तो बाद में अकाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल्स को प्रॉपर हैंडल करो जिससे पैसा बर्बाद नहीं हो। और फोकस करो कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल कर आए, कॉस्ट रिडक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए डिफरेंस रख दिया है। आज मैं आपको टेलर और फेयोल का बताऊंगी क्योंकि वेबर अभी हमने किया नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन थीम था इफेक्टिवनेस इज़ अ फंक्शन ऑफ वर्क डिज़ाइन। वो इफेक्टिवनेस इज़ अ फंक्शन ऑफ वर्क डिज़ाइन मानते थे, इसलिए उन्होंने पीस रेट सिस्टम दिया था। और क्लासिकल मैनेजमेंट के जो फेयोल थे वो क्या बोलते थे, इफेक्टिवनेस इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, इसीलिए इन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस किया था। अब वन बाय वन हम टेलर और फेयोल को डिस्कस करेंगे। टेलर कहते हैं इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वर्क डिज़ाइन, काम को डिज़ाइन करो। और फेयोल कहते हैं इफेक्टिवनेस तब आएगी जब आप हिरार्की में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे, गैंग प्लैंक जैसे दिया था। टेलर कहते हैं हर काम को करने का एक वन बेस्ट वे होता है, एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे वेस्टेज कम से कम होता है। फेयोल कहते हैं ऑर्डर इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन करो। यूनिटी ऑफ कमांड रखो, ये ध्यान रखना फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड कहा था और टेलर इसके अगेंस्ट थे क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया था, फंक्शनल फोरमैनशिप, जहाँ पे 2 बॉस थे। ठीक है, बट सेंट्रलाइजेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट केसेस, सेंट्रलाइजेशन वेरी कर सकता है अलग अलग केस के बेसिस पर। फेयोल कहते थे साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, वर्कर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग नहीं करो, पर्सनल बायस नहीं रखो और वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेन करो। ठीक है, फेयोल कहते थे मैनेजरियल अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल बेसिस। फेयोल का मानना था कि पर्सनल बेसिस पे भी और ऑफिशियल बेसिस पे भी दोनों तरीके से अथॉरिटी डिराइव करी जा सकती है। टेलर कहते थे वर्कर्स को रिवॉर्ड दो उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तभी तो उन्होंने क्या दिया था, पीस वेज रेट सिस्टम। ठीक है, जितने वर्कर्स पीस बनाएंगे उतना ही उनको आउटपुट इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे फेयोल कहते थे इक्विटी को अचीव करो थ्रू काइंडनेस एंड जस्टिस, बट दिस डज नॉट एक्सक्लूड
फोर्सफुलनेस एंड स्टेयरनेस। ये कहते थे कि काइंडनेस और जस्टिस रखो, इक्विटी अचीव करो, हर वर्कर को सेम ट्रीट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ फोर्सफुल नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे हम हर बच्चे को बराबर मानते हैं, सबको बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही नॉनसेंस क्रिएट करेगा या पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके साथ तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। टेलर कहते थे मैनेजर्स को प्लान करना चाहिए, वर्कर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और मल्टीपल एक्सपर्ट, सुपरवाइजर, फंक्शनल फॉरमैनशिप दिया था, डायरेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ वर्कर्स जॉब, टीम टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट दे दिया इन्होंने तो, है ना, कि भाई एक वर्कर के साथ 2 बॉस होने ज़रूरी हैं। और फ्यूल कहते थे क्रिएट करो एस्पिरेट डी कॉप्स, हार्मनी रखो वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, जिससे कि उनमें डिस्प्यूट्स नहीं हो, ठीक है। देन आता है, देखो ये एक शॉर्ट समरी है। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, टाइम एंड मोशन स्टडी दिया था और डिफरेंशियल पीस रेट प्लान दिया था। हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जिनको हम कहते हैं POC3, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैक्स वेबर ने हमें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मल स्ट्रक्चर दिए थे, मैनेजमेंट बाय रूल्स दिए थे, ठीक है। एल्टन मेयो ने बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया था, साइकोलॉजिकल स्टिमुलस दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉलेजशाला बाय निधि जैन। और एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, इसी नाम से है, नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से। तीनों थ्योरीज कंप्लीट कराने के बाद मैं अपने हैंड रिटन नोट्स डिफरेंट की चार्ट की फॉर्म में ऐसे बनाया हुआ है, वो आपके साथ PDF स्कैन करके शेयर कर दूंगी। आप मेरे को बताइएगा दोस्तों कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या इस तरीके से मैं PPT ही शेयर कर दूं। आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं शेयर कर दूंगी, इसीलिए मैंने अभी तक शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे को एक बार कमेंट मिल जाए कि भाई हैंड रिटन चाहिए या आपको PPT के फॉर्म में चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है दोस्तों हर वीडियो में, आगे भी मैं बेस्ट दूंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, अच्छा पढ़ने से और तरीके से पढ़ने से आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।